This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम रसविमान अध्याय का चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं। विमान स्थान चरक संहिता का वैशिष्ट्यपूर्ण एक अंग है, ये हम पहले जान चुके हैं। इंद्रिय स्थान और विमान स्थान, ये दो स्थान ऐसे हैं कि जो सुश्रुत संहिता में पाए नहीं जाते। हालांकि संग्रह और हृदय ये संग्रह ग्रंथ होने की वजह से उनमें वो दिखते हैं हमें, लेकिन चरक संहिता में सबसे पहले इंद्रिय स्थान एवं विमान स्थान का उल्लेख हमें मिलता है। आगे जाते हैं और उसमें विशेषण मीयते ज्ञायते अनेन इति विमानम, ऐसी व्याख्या भी हमने उसकी देखी है। आज तक के लेक्चर में हमने जो चीजें देखी उसमें समाप्ति हमने पिछले लेक्चर की थी, वो की थी इस बात पे कि त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुंजित, उसमें पिप्पली, क्षार और लवण। आगे इस विषय को बढ़ाते हैं और उसमें जो क्रमेण अपगमनम श्रेष्ठा, ये जो बात है इसकी ओर हम आज जाएंगे। तो क्रमेण अपगमनम श्रेया, यानी क्रमशः हम किसी बुरी आदत का, बुरी वस्तु के सेवन का, जिसके नुकसान है शरीर को, इसको अगर हम धीरे धीरे कम करें तो ही वह श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। इस प्रकार का मार्गदर्शन हमें यहाँ मिलता है। तो श्लोक क्रमांक 19 से आगे जाएंगे। तस्मात् तेषां तत्सात्म्यताः क्रमेण अपगमनं श्रेयाः सात्म्यम अपि हि क्रमेण उपनिवर्त्यमानम् अदोषम अल्पदोषम वा भवति। इस प्रकार अगर आप टैपरिंग डोज जिसे कहते, देखिए यहाँ पे मैंने एक चित्र दिया है आपको, ये संपूर्ण एक टैबलेट है, उसका आधा भाग ही आप ले, उसके बाद फिर उसका भाग ये ले। इस प्रकार एक समझो इस हफ्ते में आपने आधे पाव भाग ही लेंगे, तो इस प्रकार से अगर उसका अपगमन आगे ले तो जो भी है तो वह अदोष या अल्पदोष कर होता है। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज बेनिफिशियल। ओके, सो उदाहरण है, इनका सेवन करने की उनको आदत हो चुकी है, जैसे नमक हम व्यवहार में भी देखते हैं, और उनको कम करना है, ज्यादा खाने की आदत होती है बहुत सारे लोग, तो उस परिणाम जो है वह शरीर को अल्प दोषकारक या अदोषकारक होगा। ठीक है, एकदम उसका हम अपगमन कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो शरीर को जो आदत हो चुकी है, साथ में हो चुका है, वह खाना या वह औषध या वह द्रव्य, तो वह शरीर जो प्रतिक्रिया देगा वह बहुत भयंकर हो सकती है और उससे दोषों का प्रकोप हो सकता है। तो टीका देखेंगे, तेषाम इति अतिक्षार लवण सात्म्यानाम। ठीक है, तेषाम तस्मात् तेषाम, ये तेषाम शब्द जो आया है वह क्षार, लवण, पिप्पली इत्यादि जो अधिक वस्तुएं, अधिक अभ्यास या सतत सेवन जिनका किया है उनके बारे में है। तत्सात्म्यत इति अतिमात्र क्षारात अतिमात्र लवणाच्च सात्म्य। तत्सात्म्यता, ये जो शब्द चरकाचार्य लिखते हैं उसका स्पष्टीकरण हमें चक्रपाणि दत्त करते हैं कि वह तत्सात्म्य यानी क्या सात्म्य हो जाएगा उनको, अति अति प्रमाण में क्षार खाना, अति प्रमाण में लवण खाना। उदाहरण भी देखिए आप, क्षार और लवण के दिए हैं क्योंकि आहारीय द्रव्यों में भी इनका अधिक प्रयोग होता है। पिप्पली का उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया है। क्रमेण इति, क्रमेण का मतलब क्या है, न वेगान धारणीय उक्त सात्म्य परित्याग क्रमेण। तो न वेगान धारणीय अध्याय जो है उसमें जो वर्णन आया है परित्याग करने का सात्म्य वस्तुओं के, सात्म्य यानी क्या है, मराठी में हम उसको सवयीचे, जिसकी आदत हो चुकी है खाने की, तो ऐसे वस्तुओं का परित्याग जो है वहां पे जो मार्गदर्शन किया है उस प्रकार से उसका परित्याग करना है। यह च सात्म शब्देन ओक सात्म्यम अभिप्रेतम। तो सात्म्य यहाँ पे जो है उसका अर्थ हो जाता है
ओक सात्म्य ऐसा यहाँ पे अपेक्षित है, ऐसा हमें चक्रपाणि दत्त समझाते हैं। ओक सात्म्य यानी अभ्यास सात्म्य, ठीक है। अल्पदोषम अदोषम व इति पक्षद्वये अत्यर्थ सात्म्यम अल्पदोषम भवति अन्यत्व अदोषम इति व्यवस्था। तो ऐसी अगर क्रमशः परित्याग की या अपगमन की व्यवस्था हमने की तो उसके जो परिणाम आएंगे उसके दो पक्ष यहाँ पे रखे हैं, या दो प्रकार का परिणाम होता है इससे। एक तो क्या होगा, अल्प दोष कारक होगा वह, और दूसरा बिल्कुल ही दोष उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ पे इस श्लोक में हमें क्रमेण अपगमनम श्रेयाः यह विषय समझाते हैं, ठीक है। तो आगे जाते हैं, नेक्स्ट श्लोक, ठीक है। अभी आती है सात्म्य की चर्चा। यहाँ पे सात्म्य क्या है, तो एडाप्टेशन है या हैबिचुएशन है। तो सात्म्यम नाम तद यत आत्मनि उपशेते, सात्म्यार्थो ही उपशयार्थः तत्त्रिविधम प्रवर अवर मध्य विभागेन सप्तविधम तु रसैक एकत्वेन सर्वरस उपयोगाच्च। तत्र सर्वरसम प्रवरम अवरम एकरसम मध्यम तु प्रवर अवर मध्यस्थ। तो सात्म्य की पहले ही बताते हैं सात्म्य की व्याख्या। सात्म्यम नाम तद यत् आत्मनि उपशेते। सात्म्य क्या है, सात्म्य उसे कहते हैं जो अपने लिए अनुकूल है और उसको ही उपशयार्थ यानी उसका पर्याय उपशय है, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये फिर तीन प्रकार का होता है, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, प्रवर अवर और मध्य। तो प्रवर किसे कहेंगे, जो श्रेष्ठ है, अवर किसे कहेंगे, कनिष्ठ है, और मध्य किसे कहेंगे, वह आगे बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो तीन भेद है वो किस प्रकार का है, देखिए पहले बताते हैं कि ये तीन उसका कैटेगराइजेशन बताते हैं तत्त्रिविधम, जैसे प्रवर अवर मध्य, और आगे बताते हैं सप्तविधम तु रसैक एकत्वेन सर्वरस उपयोगाच्च, और आगे उसका कैटेगराइजेशन दूसरे प्रकार से बताते हैं रस के अनुसार। तो मधुर रस सात्म्य है, अम्ल रस सात्म्य है, इस प्रकार से एक एक रस सात्म्य के 6 सात्म्य, और फिर सातवां सर्वरस उपयोगाच्च, ऐसे 7 प्रकार, यानी सात्म्य के 3 प्रकार और 7 प्रकार, ऐसे 2 प्रकार से बताए गए हैं, ठीक है। तो भेद अगर आपको ऐसे क्यों आता है तो उसमें ये बात आपको समझनी पड़ेगी, न केवल आपको वो प्रवर अवर मध्य करके छोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये 7 प्रकार भी उसमें लिखने पड़ेंगे, लिखने होंगे। साथ में होते हैं उसे प्रवर कहते हैं। अभी प्रवर सप्तविधम तो हम आसानी से समझ सकते हैं, अभी प्रवर अवर मध्य क्या है तो वो समझेंगे। प्रवर है जिसे एक रस का साथ में है, और अवर के बीच में सात्म्यता मध्य सात्म्यता कहलाती है, ओके। अवर एवं मध्य सात्म्य वाले जो है वह रसों का त्याग क्रमशः प्रवर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं है तो श्लोक की ओर जाते हुए समझे। तत्र अवर मध्याभ्याम सात्म्याभ्याम, तो अवर सात्म्य है, सर्वर सात्म्य जो है उसको प्रवर सात्म्य। यह जो दो कैटेगरी है अवर और मध्य, अवर क्या है, इसको 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे या 5 तक भी रह सकते, इसको अभी मध्य कैटेगरी। चाह ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो प्रवर की ओर जाए, वो सर्वरसों का अभ्यास करने का प्रयत्न उपोपादेत सात्म्य। उन लोगों ने, उन व्यक्तियों में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो सर्वरस सात्म्य हो जाए, यानी प्रवर सात्म्य धीरे धीरे अपने को बना ले, ठीक है। तो सभी रस साथ में होने के बाद भी प्रकृति आदि 8 आहार विचार करके ही आहार का सेवन करना चाहिए। तो ये
क्रमेण अपगमन के बाद सात्म्य के बारे में चर्चा की, तो सर्वरस सात्म्य हो गया तो विषय बंद हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो और कुछ घटकों का यहाँ पे विचार करना आवश्यक है। सर्वरसम अपि च सात्म्यम उपपन्नाः प्रकृति आदि उपयोक्त्र अष्टमानि, अष्टवाह विधि विशेषायतन जो वर्णित है, अभिसमीक्ष हितम एव अनुरुद्ध, यानी खुद को, उस व्यक्ति को, अपने को केंद्रीभूत, उपयोक्ता जो है घटक, उसने अपने बारे में सब डिटेल्स क्या हितकर है वह विचार करके ही उसका सेवन करे, तो वह व्यक्ति जो है वह स्वास्थ्य उसका आसानी से प्राप्त कर सकेगा या स्वास्थ्य उसका बना रहेगा। ठीक है, तो अभिसमीक्ष इति, यह टीका हम देखते हैं यहाँ पे। अभिसमीक्ष इति हित एव इति पदेन यदे वा प्रकृत्यादिना हितम तत् एव अनुरुद्धेत सेवेत इति अर्थः। तो हिता हिता जो है उसका विचार कर, अर्थात जो आहार हम ग्रहण करने जा रहे हैं वह अपने लिए हितकर है अथवा अहितकर है, उसका निर्णय अष्टौ विधि विशेषायतन के आधार पर करते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए, यह उसका अर्थ है। ठीक है, जाते हैं आगे। तो साथ में जो है हैबिचुएशन, जिसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इज बेसिकली a very essential cheese and categorized by two ways, that is the three types and the seven types. Okay, so even if one has achieved the superior satmya, that is pravar satmya, or is habituated of using all the rasas collectively, the individual should strive or to abide by the factors of dietetics and nutrition as mentioned in the following words, that are the 8 factors or which are necessary to consider while taking your whatever meal. Okay, so you have to respect the words which are guided in Ayurveda. Okay, so let's go for the next important topic, that is Ashtavidha Ahara Vidhi Visheshaya. So these are the 8 specific factors for the diet one should consider. So tatra khalu imani ashtau ahara vidhi visheshayatanani bhavanti tad yatha prakriti karana संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोक्ता अष्टमा। तो ये 8 घटक है, तो इसमें हमेशा, ठीक है, इसका 1 या 2 घटक मिला के 5 मार्क के एसक्यू भी पूछे जाते हैं, और ये 8 घटक 5 मार्क के एसक्यू के लिए भी पूछे गए हैं। तो जाते हैं आगे, आहार से विधि प्रकारो विधानम वा इति आहार विधि। तो चक्रपाणी दत्त हमें समझाते हैं कि ये जो आहार विधि, अष्टौ आहार विधि, विधि शब्द का जो अर्थ है उसमें संपूर्ण प्रक्रिया आ जाती। आहार विधि से हमने आहार का विधान अथवा प्रकार ऐसा अर्थ ग्रहित करना चाहिए। तस्य विशेषो हितत्वम अहितत्वम च, तो उसके डिटेल्स में जो है वह हितकर और अहितकर बातें ध्यान में रखते हुए जाना है। तो इससे तस्य विशेषों का अर्थ चक्रपाणी दत्त बताते हैं, इसकी विशेषताएं अर्थात आहार विधि का जो हितत्व एवं अहितत्व है, तस्य यानी हितत्व और अहितत्व के बारे में, तस्य आयतनानि हेतुनि इति आहार विधि विशेषायतना, तो उसके हेतु इस प्रकार आहार विधि विशेषायतनानि से आहार विधि के हितत्व एवं अहितत्व में क्या कारण होते हैं, तो प्रकृति इत्यादि हेतुकम है वह 8 है, और यही 8 घटक जो है उसको हितकर या अहितकर ऐसे बनाते हैं। तो उपयोक्ता अष्टमो एषा, उपयोक्ता जो है, जो व्यक्ति इसका सेवन करने वाला है, वह 8वां घटक है, 8वां उपयोक्ता है जो इन 7 का उपयोग करता है। तो
चक्रपाणी दत्त बहुत आसानी से समझाते हैं कि इस आहार विधि के डिटेल्स में विशेष जो है वह हितत्व और अहितत्व है, और वह हितत्व अहितत्व के हेतु जो है, कारण जो है, ये है आहार विधि विशेषायतन। और आहार विधि विशेषायतन विशेषतः प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और उपयोग संस्था, यहाँ तक है 7। और 8वां जो है वह है उपयोक्ता। ठीक है, अष्टइमानि, तो वह है कंज्यूमर। तो प्रकृति क्या है, तो आगे इसको हम डिटेल में एक एक श्लोक में डिटेल्स दिए हैं, उसको ही देखेंगे सब। इसको सिर्फ ट्रांसलेशन के तौर पे देखते हैं। प्रकृति क्या है, नेचर, उस पदार्थ का स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव। कारण क्या है, वह है प्रोसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। संयोग क्या है, हम जो उसका इंटीग्रेशन बनाते हैं, किसी एक चीज में और चीजें बनाते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है। राशि जो है वो क्वांटिटी, यानी उसका प्रमाण, ठीक है, उसकी आहार की मात्रा। देश क्या है, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस देश का कैसे स्थिति है, जैसे अनुप देश है, साधारण देश है, इत्यादि। तो काल जो है वो काल आगे बताते हैं, दैट इज टाइम और द स्टेज ऑफ द डिसीज। काल यानी किस समय हम सेवन कर रहे हैं, ऋतु के अनुसार भी सेवन हो रहेगा। कौन से ऋतु में सेवन कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, या रात को सेवन कर रहे हैं, जैसे न नक्तम दथि गुंजित ऐसे कहा है। उपयोग संस्था क्या है, तो these all are the rules and regulations while actually eating the food. Okay, so these are the rules for use by consumer. ठीक है, तो इसको आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहला घटक है प्रकृति। तो तत्र प्रकृति ही उच्यते स्वभावो यहाँ सह पुनः आहार औषध द्रव्याणां स्वाभाविको गुरुवादि गुण योगाः तद यथा माशमुद्गयोः शूकर एनयोः च। तो देखिए, प्रकृति की व्याख्या समझा दी सबसे पहले। स्वाभाविक इति संस्कारादि अकृताः, जिस पे कोई संस्कार नहीं किया है, ऐसा जो उस पदार्थ के गुणधर्म रहेंगे, उसको कहा है प्रकृति। तो जैसे यहाँ सिंपल एग्जाम्पल चरकाचार्य देते हैं और उसको ही लेके चक्रपाणी दत्त भी समझाते हैं। माश मुद्गयो इति प्रकृति माशे गुरुत्वम मुद्गे लघुत्वम। तो प्रकृतितः स्वाभाविकतः नेचर जैसे है वैसे, तो वो कैसे है, तो माश गुरु है, यानी पचने में गुरु है। ठीक है, तो पचन के लिए वह गुरु है, यानी पचने के लिए समय लगेगा। ठीक है, और दैट इज हेवी फॉर डाइजेशन। गुरु का अर्थ यहाँ पे वजन नहीं जानना है, तो हेवी फॉर डाइजेशन। मुद्गे च लघुत्व, मूंग जो है, आप चित्र भी देख सकते हैं, ऊपर ब्लैक ग्राम है और नीचे ग्रीन ग्राम है। तो माश को ही उड़द भी कहते हैं हम। और मूंग जो है, तो मूंग जो है वो लघु रहते हैं, यानी पचने में हल्के रहते हैं। फिर ये हो गए वेजिटेरियंस के लिए एग्जाम्पल। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, शुकरे गुरुत्वम ए नेचर लघुत्वम, यानी इसका अर्थ हो गया शुकर का मांस जो है वो गुरु है, और एण जो है, जो डियर का एक वैरायटी है, वो हो गया लघु। तो इसमें अगर आपको कुछ शंकाएं आती है तो जरूर आप चैट बॉक्स में डालते चाहिए। दूसरा घटक है करण। तो करण है विशेषतः संस्कार। चरकाचार्य बताते हैं, चरकम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणां अभिसंस्कारः। और आगे बताते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। तो करण क्या है, वह है स्वाभाविक द्रव्यों के ऊपर किया जाने वाला संस्कार, यानी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस पानी में भिगोना या उसको उबालना, उसको आप बोलेंगे छानना, काटना, ये सभी क्रियाएं जो है ये इसमें आएगी। तो द्रव्यों में अन्य द्रव्य के गुणों का आदान करना, इसको भी संस्कार कहते हैं। जो उसमें गुणधर्म नहीं है तो उसको आदान करना, यानी उसमें वो डालना या उसमें वो निर्माण करना, ये प्रोसेस से ही संभव है। अब ये करण या संस्कार या प्रोसेस जो है वो समझाते हैं
ते गुणाः तोय अग्निसन्निकर्ष शौच मंथन देश काल वासन भावनादिभिः काल प्रकर्ष भाजनादिभिः च अधीयन्ते। तो ये सारे संस्कार के कुछ यहाँ पे उदाहरण देते हैं ग्रंथकार। शास्त्रकार समझाते हैं ये क्या है संस्कार। तो सबसे पहले गुणों का आधान जो होता है, क्योंकि पहले लाइन में क्या बता दिया इससे पूर्व के श्लोक में, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। तो ते ये जो शब्द है वह इन संस्कारों के लिए है, ठीक है। तो वो कौन कौन से संस्कार है, यथा यानी जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे वो, तोय यानी जल का संस्कार, उसके बाद में है अग्नि यानी अग्नि का संस्कार, सन्निकर्ष यानी कुछ घटक एकत्र रखना, ठीक है। या इसको हम जल सन्निकर्ष अग्नि सन्निकर्ष ऐसे एक्चुअल जाने तो ठीक रहेगा। उसके बाद में है तीसरा शौच। शौच क्या है, तो शुद्धता। जैसे हम चावल बनाने के पहले चावल के दानों को धोते हैं तो ये शुद्धता है, या उसको हम मराठी में निवडने कहते हैं। उसमें से जो भी है जैसे कंकड़ है पत्थर है तो वो निकालते हैं हम, अवांछित जो भी चीजें रहेंगी, तो ये शुद्धता जो है इसको भी शौच कहेंगे। आगे का है मंथन, मराठी में घुसड़ने या चर्निंग, ठीक है। तो इसी से शोथकृत दही जो है या दही जो है जो स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है बॉडी में, वही मंथन के बाद जो है वो क्या हो जाता है, शोथग्नम भवति, यानी वही पदार्थ है उसमें पानी डालो मंथन संस्कार करो तो उसका तक्र हो जाएगा और फिर वह शोथग्न यानी। आगे है देश संस्कार, काल संस्कार, वासन संस्कार। देश संस्कार जो है इसको तो हम समझेंगे। देश संस्कार समझो कुछ औषधि द्रव्य है उनके संस्कारों के लिए कहा है उसको भूमि में गाड़ दे, भूमि में रखना है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। देश जो है वो हम यानी 15 दिन तक वो रखना है। जैसे आसवारिष्ट में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल में उसको कहते हैं इन द्रव्यों को इकट्ठा मिला दो और इसको 1.5 महीना रख दो एकत्रित, तो ये काल संस्कार हो जाता है। या फिर आप सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में जो देखे हैं तो वह है पुराण घृत का, तो इसको इतने सालों तक रख दो तो पुराण घृत जो है उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, तो काला संस्कार हुआ। अब वासन क्या है, वासन जो है वो किसी का वासनेन गुणाधान, देखिए यहाँ पे दिया है, टीका देखेंगे हम। तो अपाम उत्पलादि वासनेन सुगंधानुकरणम, ठीक है। जैसे उत्पल के सहयोग से, उत्पल क्या है, कमल है, कमल अगर पानी में रहता है तो उससे पानी को भी सुगंध आती रहे, ठीक है। तो इसको वासन कहते हैं, यानी वासन यानी सहवास, तो एकत्रित रखना। आगे है भावनादि भी। तो भावनादि भी क्या है, तो भावना यह एक विशिष्ट संस्कार भी है। आप रसशास्त्र विषय में इसको और अच्छे से समझोगे। जैसे किसी औषधि द्रव्यों के चूर्णों में क्वाथ डाला जाता है और उसके साथ घोटा जाता है उसको, तो उसको कहते हैं भावना। तो काल प्रकर्ष भाजनादि भी च अधीयन्ते। तो इसमें विशेषतः काल प्रकर्ष और पात्र विशेष में रखने से जो है वह यह संस्कार होता है। तो आगे उदाहरण जो देते हैं भावना के वह है भावनया च स्वरसादिकृतया स्थितस्य एव आमलकादि गुणस्य उत्कर्षो भवति। तो जैसे आप देखिए आंवले का चूर्ण है, चक्रपाणी दत्त जो उदाहरण देते हैं भावना का, तो आंवले का चूर्ण है और आंवले के चूर्ण में आपने आंवले का ही रस डाल दिया और उसमें घोटा उसको, खल किया, तो आमलक के या आंवले के गुण उसमें बढ़ते हैं। यह हो गया भावना का उदाहरण। काल प्रकर्ष इसमें उदाहरण दिया है यथा चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय का। क्या है चिकित्सा 15 स्थान, चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहणी चिकित्सा है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जैसे भी हम समझ सकते हैं। तो पक्षात जात रसम पिबेत, यानी
एक 15 दिन होने के बाद उसका आपने सेवन करना है। इस प्रकार से चरकाचार्य चक्रपाणि दत्त हमें उदाहरण देते हैं, जो चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय का उदाहरण है। तो ये हो गया उदाहरण काल प्रकर्ष का। तो ठीक है, तो आगे जाते हैं, इसको और थोड़ा सा डिटेल करण के बाद में समझते। तो करण संस्कार है, थोड़ा विस्तार से है, इसलिए 5 मार्क को भी ऐसे क्यों आ सकता है। तो भाजन क्या है देखते हैं, भाजन के भी उदाहरण। ठीक है, बहुत बड़ी टीका है लंबी यहाँ पे, तो यहाँ तक आ गए हम। काल प्रकर्ष का उदाहरण देखा, तो काल के बाद जो है वह आ गया वासन, या जिसे भाजन भी कहते हैं। तो भाजनेन यथा त्रैफले, त्रैफले यानी त्रिफला का, त्रैफलेन आयसी पात्रिम कलकेन आलेपये, चिकित्सा स्थान पहला अध्याय, रसायन चिकित्सा अध्याय जो है, उसमें वो बताते हैं कि आयस पात्र यानी लोह पात्र है, उसको त्रिफला का अगर कल्क लगा दे, आप लेप लगा दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द आता है भाजनादि भी, तो आदि जो है वह समझाते हैं हमें चक्रपाणि दत्त, आदि ग्रहणात पेशन अभिमंत्रादि मंत्रणादि गृह्यते। तो वो पेशन करते वक्त यानी खल करते वक्त आप उसको अगर ठीक से रगड़ेंगे और रगड़ते वक्त आप किसी मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो वह आदि शब्द से आपने उसका ग्रहण करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो संस्कार का यहाँ पे ननु संस्कार आधेन गुणेन कथम स्वाभाविक गुणनाशः क्रियते यथा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया इति उक्तम। तो देखिए यहाँ पे एक शंका उपस्थित की जाती है। तो स्वभाव जो है या नैसर्गिक गुण जो है वह निष्प्रतिक्रिया यानी कभी भी बदलते नहीं है। फिर भी ननु जब शब्द आता है संस्कृत में, तो ये शंकावाचक शब्द है। तो यहाँ पे स्वाभाविक गुण अगर बदलते नहीं है, तो संस्कार से वह जो स्वाभाविक गुण है उनका नाश कैसे होता है और नए गुण उसमें कैसे आते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे देने की व्यवस्था की है, देखिए चक्रपाणि दत्त जी। तो वह स्पष्ट करते हैं चक्रपाणि दत्त इस शंका को कि आप ऐसा अगर समझे, तेन जाति प्रतिबद्धम आशादीनां गुरुत्वम न तज्जातौ स्फोटयितुं पार्यते, संस्कारेण तु तद अन्यथा करणम अनुमतम एव दृष्टत्वात् कश्चित् तु गुणो द्रव्याणां संस्कारादीनां अपि न अन्यथा क्रियते, यथा वह्नेः औष्ण्यं वायोः चलत्वं तैलस्य स्नेह इत्यादि, एते हि यावत् द्रव्यभाविन एव गुणाः गौरवात् आदयाः तु पुराणधान्यादिषु अपि अपगमं दर्शन अन्न यावत् द्रव्य भाविनाः उक्तम ही। तो देखिए यहाँ पे वह स्पष्ट समझाते हैं कि गुणों में जो है वह परिवर्तन होता है और संस्कार से वह हो सकता है, इस प्रकार से वह समझाते। तो इसको आगे ले जाते हैं हम, करण के विषय में बहुत सारे बातें यहाँ पे रखी गई है। अगर गुणो द्रव्य विनाशाद वा विनाशम उपगच्छति गुणांतर उपधानात वा, तो गुणांतराधान है, गुणों में परिवर्तन आता है। तो ये सही बात है कि संस्कार जो है उसमें स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे यत्र तु संस्कारेण गृहे लाज लक्षणम द्रव्यांतरम एव जन्यते। तो देखिए यहाँ बात ये रखी है चक्रपाणि दत्त जी ने कि माश जो है वो माश नहीं रहता, वो शायद उसमें संस्कार किए गए हैं उस द्रव्य का नाम भी बदलता है। जैसे हम देखिए व्रीहे, यानी हम समझे व्रीही क्या है, एक गेहूं जैसा धान्य है। तो व्रीही को अगर हम भट्टी में डालते हैं तो उससे लाजा बनती है। ठीक है, तो द्रव्यांतरम एव जन्यंत। ठीक है, यानी वह व्रीही नहीं रहता, अभी उसकी लाजा हो जाती है, लाही होती है मराठी में। तो लाजा जो है द्रव्य अलग है, उसका गुणधर्म अलग होने। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को स्वभाव निष्प्रतिक्रिया यह भी बाधित नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यांतर ही उसमें होता है।
देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने के लिए रखी है। जैसे प्रोसेसिंग जो है करण, वो कैसे है। जैसे हम देखते भी है चांदी का बर्तन है और उसमें अगर आप जल रखते हो और वह जल आप पीते हो तो रौप्य के जो गुणधर्म है वो आपको आयंस इसमें से मिलेंगे और आपकी बुद्धि जो है वह बहुत अच्छी कुशाग्र धीरे धीरे होगी, एक दिन पीने से नहीं। तो आज से चालू कर दो आप, ठीक है। आगे है ये चर्निंग का उदाहरण दिया है, तो शोथकृत दधि जो है वो शोथग्न हो जाता है। तो ये मंथन संस्कार का उदाहरण आपको लिए रखा है। कुछ चित्रमय पद्धति से समझे तो विषय आसानी से ध्यान में आता है। आगे जाते हैं, तीसरा है संयोग। तो संयोग क्या है, तो एकत्रीकरण है। संयोगाः पुनः द्वयो बहूनां वा द्रव्याणां संहति भावाः सविशेषम् आरभते यं पुनः न एकैकशो द्रव्याणि आरभन्ते तद् यथा मधुसर्पिषो मधुमत्स्यपयसां च संयोगाः। तो ये जो संयोग है वो दो या उससे अधिक द्रव्यों का आपस में मिलना उसे कहते हैं। जिस द्रव्य को एकल द्रव्य नहीं कर सकते उसी को संयुक्त द्रव्य विशेष रूप से प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मधु और घृत का संयोग, मधु मत्स्य और पय यानी दूध का संयोग। यानी अकेले उस द्रव्य में वो गुणधर्म नहीं है, लेकिन संयोग होने के बाद वह गुणधर्म उसमें आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं संयोग। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा आवाज का व्यत्यय आ रहा है, मैं विंडो बंद कर देता हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं। तो चक्रपाणि दत्त बताते हैं संयोगः तु इत्यादि सविशेषम आरभत इति संयुज्यमान द्रव्यैः एकदेशो अदृष्टम कार्यम आरभत इति अर्थः। तो चक्रपाणि दत्त समझाते हैं कि सविशेषम आरभत, इससे हमने जानना है कि संयुज्यमान द्रव्य एक स्थान में अदृष्ट कार्य को प्रारंभ कर देता है, जिस कार्य को उसके घटक द्रव्य अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण भी वो देते हैं आगे। ठीक है, तो उदाहरण क्या देते हैं, वह मधु सर्पिशी ही। तो मधु और सर्पी एकत्रित उदाहरण देते हैं संयोग का। यथा मधु व घृत जो है वह पृथक पृथक सेवन करने पर हितकारी होते हैं, अलग अलग अगर उसका सेवन करे तो। जबकि वह सममात्रा में एकत्रित हो जाए तो वह मारक ठहरते हैं या मारक उसका परिणाम आता है। वैसे ही क्षीर मत्स्यादि संयोग का उदाहरण दिया है, कुष्ठादि करो भवती। तो दूध और मछली जो है वो अलग अलग आप खाए तो उसके अपने अपने गुण दिखाई देते हैं, लेकिन वो एकत्रित आप खाते हो तो उससे कुष्ठ यानी त्वचा विकार उत्पन्न होते हैं या त्वचा विकारों का वह हेतु होता है। संयोगः तु इह प्राधान्येन एव उपलभ्यमानको विवक्षिताः। तो इस प्रकार संयोग को यहाँ द्रव्य मेलक के रूप में स्पष्ट किया गया है। यदि भावना इत्यादि में भी संयोग होता है, तेन, जैसे हमने पहले कर्ण देखा कि भावना, इसमें भी भावना में क्या होता है, हम स्वरस आंवले के चूर्ण में आंवले का स्वरस डाल रहे हैं, तो ये भी संयोग है। तो अलग से संयोग बताने की क्या आवश्यकता है, तो उसको यहाँ पे बताते हैं। तेन भावनादिषु अपि यदि अपि संयोगो अस्ति तथापि तत्र भावना द्रव्याणां प्राधान्येन अनुलब्धे न संयोगेन ग्रहणम। तो उसको चक्रपाणि दत्त समझाते हैं कि संयोग को यहाँ द्रव्य मेलक के रूप में स्पष्ट किया गया है। यदि अभी भावना आदि में भी संयोग होता है, फिर भी यहाँ भावना वाले द्रव्यों की प्रधानता न होने से संयोग से उसका ग्रहण नहीं होता। ठीक है, यानी उसे जो है वह विशेषतः भावना आदि में संयोग होता है, संयोग तो होता है उसमें भी, लेकिन फिर भी यहाँ जो अलग से संयोग बताते हैं उसका कारण यह है कि भावना वाले द्रव्यों की प्रधानता न होने से संयोग से उसका ग्रहण नहीं होता। ठीक है, यानी संयोग में वो भावना नहीं आएगी क्योंकि उसमें उसको भावना द्रव्यों को प्रधानता
होती है, भावना में भावना द्रव्य को प्रधानता होती है। यहाँ पे दोनों वस्तुओं को या दो से अधिक वस्तुएं जो है एकत्रित आने वाली, उनको सभी को प्रधानता होती है, उनका सभी का एकत्रित परिणाम होता है, इसलिए वह भावना अलग है और संयोग अलग है। ठीक है, तो भावना यह संयोग नहीं है। So this exhibits peculiarities that are not seen in case of individual substance such as combination of honey and ghee and that honey, fish and milk. So that's why separately the milk and the fish are not positive factors for the skin disease, but if they are integrated in some recipes and continuously that person is consuming those combinations like continental food or some dishes, our Indian recipes are not like that, but in some recipes such as continental recipes, these combinations are there, and they are, that's why, positive factors for the problems like skin disease. Okay, we'll go for the fourth factor now, that is rashi. तो राशि शब्द अब बहुत ही प्रचलित है। ओके, तो वो रैप सॉन्ग में या फ्यूजन में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे राशि तो सर्वग्रहो परिग्रहो मात्रा अमात्र फल विनिश्चयार्थ। तो यहाँ पे राशि जो है वो मात्रा और अमात्रा यानी प्रमाणतः हम सेवन करते हैं या अप्रमाण से सेवन करते हैं, तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, उसके लिए उसके दो प्रकार के भेद बताए हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रह। तो सर्वग्रह का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण आहार की मात्रा का एक साथ ग्रहण करना सर्वग्रह है। और परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एकैकशेन आहार द्रव्याणाम। तो ये जो परिग्रह है वो क्या है, तो विशेषतः अलग अलग प्रमाण में ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है। ठीक है, और अन्य भाषा में कहे तो सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह सर्वतश्च ग्रह परिग्रह, इस प्रकार की दूसरी व्याख्या भी यहाँ पे देते हैं। उसका अर्थ है, दूसरे प्रकार में अगर इसको समझे तो सबका एक साथ ग्रहण करना ये सर्वग्रह है, और चारों ओर से ग्रहण करना ये परिग्रह है। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा हम और आसानी से सर्वग्रह इस प्रकार का समझे। एक्चुअली सर्वत इस शब्द का या सर्व का शब्द का अर्थ है थाली में जो हम एक वक्त का खाना खाते हैं, उसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, राइस है, चावल है या कुछ और कुछ व्यंजन है, इन सभी को एकत्रित उसकी जो क्वांटिटी होगी सपोज 200 ग्राम्स या 250 ग्राम्स, तो वो होगी सर्वग्रह। और परिग्रह क्या है, तो उसमें रोटी है 50 ग्राम, चावल है 50 ग्राम, सब्जी है 50 ग्राम। इस पद्धति से उसका अगर भिन्नशः विचार करे, अलग अलग विचार करे, तो वो हो जाती है परिग्रह। ठीक है, तो विशेषतः यहाँ पे देखिए उदाहरण भी देते हैं चक्रपाणी दत्त बहुत अच्छा। परिग्रह पुनः इत्यादि एकैकशेन इति अन्नस्य कुडवाः। तो अन्न जो है यानी चावल जो है, ठीक है, वह कुड़व एक कुड़व प्रमाण में है। सूपस्य यानी सूप जो है, यानी हम इसको करी भी कह सकते हैं, तो वह है एक पल। मांसस्य द्विपलम, मांस का अगर कोई पदार्थ है तो वो द्विपलम। इस पद्धति से इत्यादय अवयव मान पूर्वकम समुदाय मानम। ठीक है, तो सर्वग्रह का में क्या होता है, तो प्रति अवयव नियमो नास्ति। सर्वग्रह में वो ये नियम नहीं होता, वो कहते हैं टोटल भाई 250 ग्राम खाना है, कुछ भी खा लो, केवल चावल ही आप 250 ग्राम खा सकते हो, तो उसमें ये भिन्न भिन्न पदार्थों का गणना करने की आवश्यकता नहीं है, उसका विचार नहीं किया जाएगा। तो टोटल 250 ग्राम जो है डाइट लेना है। ठीक है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन परिग्रह में आप चावल कितना होगा, सूप कितना होगा, मांस कितना होगा इत्यादि, उसका जो विचार है वह रहेगा परिग्रह। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उसका आप ये में चैट बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। आगे जाते हैं, और इस पद्धति से उसको जो है अर्थ हमें समझाते हैं चक्रपाणी दत्त। तो मेरे ख्याल से ये सभी बातें आपको समझ में आ रही है।
आगे जाते हैं देश, पांचवा घटक है देश। देशाः पुनः स्थानं सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्व्यम च आचष्टे। तो देश क्या है? स्थान है। द्रव्याणाम उत्पत्ति, जहां से वो द्रव्य उत्पन्न हुआ है जिस देश में, और जहां पे उसका प्रचार यानी उपयोग हो रहा है, तो उसको देश घटक में उसका विचार करना आवश्यक है। ठीक है, तो उत्पत्ति प्रचार, इसको देश साथ में, और देश से अनुसार क्या साथ में हो जाता है। जैसे पंजाब में मक्का जो है या सरसों जो है वो बिल्कुल रोज उसका कंजम्पशन होता है, लेकिन महाराष्ट्र में उतना नहीं होता। तो इस पद्धति से उसको जाना है कि कहाँ पे उत्पत्ति हो रही है, कहाँ पे उसका उपयोग हो रहा है, और देश के अनुसार वो सात्म्य है या और कुछ। तो ये तीन घटकों का यहाँ पे विचार देश में करना आवश्यक है। तो देश इत्यादि में स्थान ग्रहणेन आहार द्रव्यस्य तथा भोक्तुश्च स्थानम दर्शयति। तो दोनों का स्थान यहाँ पे अपेक्षित है, आहार द्रव्य का स्थान और जो उपयोग कर रहा है भोक्ता या उपयोक्ता, यहाँ पे उसको संज्ञा या परिभाषा दी गई है, उसका स्थान, इन दोनों का ग्रहण यहाँ पे करना है। आचष्ट शब्द से क्या जानना है, चक्रपाणी दत्त समझाते हैं। आचष्ट इति द्रव्यस्य उत्पत्ति प्रचारादिकृत गुण ज्ञान हेतु भवति। आचष्ट यानी परीक्षण, तो द्रव्य की उत्पत्ति प्रचार आदि उनके गुणों के ज्ञान के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्योत्पत्ति का स्थान के आधार पर द्रव्य में गुण का ज्ञान होना, जैसे हिमालय में उत्पन्न औषधियां गुणवान होती है और मरुभूमि में उत्पन्न जो द्रव्य रहेंगे वो लघु रहते हैं। तो यही उदाहरण हमें चक्रपाणी दत्त दे के समझाते हैं। प्रचारेण लघुभक्षाणां प्राणिनां तथा धन्व प्रचारिणां बहुक्रियाणां च लाघवं विपर्ये च गौरवं गृह्यते। तो प्रचार शब्द से क्या जाना है, तो प्रचार यानी उसका उपयोग। अल्प मात्रा में खाने वाले प्राणी जो है, या धर्म देश में विचरण करने वाले जो प्राणी है, अथवा गतिशील जो प्राणी है, ये तीनों भी जो है वो कैसे रहेंगे, उनका मांस लघु रहेगा। ठीक है, और विपरीत प्राणी जो रहेंगे उनको मांस जो है वो गुरु रहेगा। तो प्रचार यानी जिसका उपयोग जहां करने वाले हैं, इस प्रकार से मैंने आपको कहा था। लेकिन यहाँ पे चक्रपाणी दत्त थोड़ी और दिशा से हमें समझाते हैं कि प्रचार यानी उसके डिटेल्स वह बताते हैं। तो डिटेल्स ऐसे है क्या, उसी प्रदेश में वह प्राणी है लेकिन वह अल्प मात्रा में खाने वाला है, धर्म देश में विचरण करने वाला है, तो और गतिशील है, तो उसका मांस लघु रहेगा। और उसी प्रदेश में वह व्यक्ति है लेकिन वह या प्राणी है लेकिन वह ज्यादा क्रियाएं नहीं करता, सो ओके, यानी लेजी है, ज्यादा खाता है, इस प्रकार से विचरण नहीं करता, व्यायाम नहीं होता, इसलिए उसका मांस जो है वह गुरु रहे। ये प्रचार का अर्थ चक्रपाणी दत्त समझाते। ठीक है, तो अनुपे उष्ण रुक्षादि धन्वनी च शीत सिक्तादि ओकसात्मम तो उपयोक्तु ग्रहण। अनुप प्रदेश में जो है, तो उस अनुपम तो कपोलवनम, तो अनुप प्रदेश में उष्ण रुक्ष का सेवन कहना चाहिए, गुरु गुणों का, सॉरी उष्ण रुक्ष इत्यादि गुणों के आहार का सेवन करना चाहिए। धन्वनी, तो ये जो है वो धन्व प्रदेश यानी क्या है, ये वात प्रदेश है। तो साधारण प्रदेश क्या होता है, सममल होता है। तो जांगलम वात भूषण, तो जांगल प्रदेश को ही धन्व प्रदेश यहाँ, तो वहां पे धन्व प्रदेश में वात प्रकोप अधिक होता है, तो वहां पे शीत स्निग्धादि आहार का सेवन करना चाहिए। और ओक साथ में जो है वह शब्द यहाँ पे हमें समझाता है विशेषतः ओक साथ में तो उपयोक्तु ग्रहणेन ग्रहित। ओक साथ में जो है उपयोक्ता यानी जो उसको कंज्यूम करने वाला है, उस कंज्यूमर के दृष्टि से यहाँ पे ओक साथ में है। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है उसको क्या साथ में है क्या नहीं है। तो the देश denotes geographic region that is relating that the substance are local or endemic, okay, or what is suitable for you. That suitableness is representing the oak साथ में, okay. So what is suitable for you, that you are supposed to consume. Only it is good
light to digestion, that is not sufficient. Okay. Sixth factor now, that is kala. काल क्या है? तो कालो हि नित्यगाः अवस्थिकाः च तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते, नित्यगाः तु ऋतु सात्म्य अपेक्षाः। तो काल जो है नित्यक और अवस्थिक यह दो प्रकार का होता है, और विशेषतः अवस्थिक जो है काल वह विकार की अपेक्षा से बताए गए हैं। तो विकार की अवस्थाएं होती है, ठीक है, वह उसमें क्या रहेगा, क्रॉनिक एंड एक्यूट, इस पद्धति से उसकी अवस्था रह सकती है, यानी आत्मिक अवस्था और चिरकारी अवस्था। नित्य कहा तो ऋतु साथ में अपेक्षा, नित्यग काल जो है उसका विचार अगर हम करेंगे तो ऋतु की अपेक्षा उसका विचार किया जाएगा। वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है, या दिन है या रात है, इस पद्धति से उसका विचार किया जाए। तो चक्रपाणि दत्त यही बात हमें समझाते हैं, नित्यग इति अहोरात्रादि रूपाः अवस्थिक इति रोगित्व बाल्यादि अवस्था विशेष। तो बाल्यावस्था में कफ अधिक होता है, तो वो उस बालक को जो है वो कफ के व्याधि या लक्षण होने ही वाले हैं, तो उसको उस पद्धति से फिर आहार की उसकी योजना करनी चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बालक जो होते हैं उनकी नाक हमेशा बहती रहती है। अगर उसको वो जो भुने हुए भट्टी में चने हैं, जिसे मराठी में फुटाने कहते हैं, सिर्फ उसको आप 2-2, 4-4 रोज अगर दे दो तो उसकी सर्दी जो है वो कम होने लगती है, नाक बहना कम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल आपको एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए, ठीक है। उसका प्रयोग आपके घर में भी कोई बालक है तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो चक्रपाणि दत्त बताते हैं कि नित्यक जो है वह दिन के रात्रि के रूप में समझना चाहिए, यानी जो रोज दिन होता है रोज रात होती है, इस पद्धति से नित्यम। हाँ, तो ये सतत अवस्था है। अवस्थिक से क्या जानना है, रोगी की अवस्था जन्य विकार, ठीक है, जैसे बाल्यावस्था में श्लेष्मज विकार, ज्वरादि में आहार के नियमों की अपेक्षा रहती है, ज्वर में काल नियम को भी जानना चाहिए, नवज्वर में दिवा स्वप्न, अन्न ग्रहण, व्यायाम इत्यादि का निषेध है, और ज्वर में क्षीरपान जो बताया है विशेषता जीर्ण में, वह अमृतुल्य के समान है। तो इस पद्धति से विकार की अपेक्षा भी आहार का वर्णन या विचार आवश्यक हो जाता है, और ऋतु सात्म्यम ही ऋतुम अपेक्षेत इति ऋतु सात्म्य अपेक्षयाः। तो यहाँ पे ऋतु का विचार जो है वो ऋतु सात्म्य के अनुसार करना चाहिए, और वैसी ही व्यवस्था उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो जाते हैं अगले श्लोक की ओर। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंडीशन दैट डज नॉट गेट ट्रीटेड विद इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन दैट बिकम्स incurable, that is also a thing that is called a standpoint of a condition. तो काल जो है वह विचारणीय है, it can be taken to be the ever moving time, that kalam na liyate iti kalaha. So what is suitable for that particular season, that also we have to consider, as well as whether we are eating in the morning or at night, that is also a considerable point. According to the stage of disease also we have to consider, as we have taken the examples of balyavastha, the श्लेष्मा विकार are going to happen, okay, और ज्वरादि में जो आहार का विचार है उसका अवस्थिक दृष्टि से हमने यहाँ पे उदाहरण समझने चाहिए। सातवां घटक है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था है, उपयोग संस्था तो उपयोग नियमाः स जीर्ण लक्षण अपेक्षाः। उपयोग संस्था क्या है, तो आहार के उपयोग के नियम को उपयोग संस्था कहते हैं। तो स जीर्ण लक्षण अपेक्षाः, तो यह आहार के जीर्ण लक्षणों की अपेक्षा रखता है। उपयोग नियम जो है वह किस पद्धति के है, रूल्स जो है ये हंसना नहीं है, बोलना नहीं है खाते वक्त वगैरह, ये जो रहे है पूर्वकृत जो आहार के जीर्ण लक्षणों के प्राप्त हुए बिना आने वाले समय पे भोजन बिल्कुल नहीं करता। तो आहार का उपयोग जो है करते वक्त, एक्चुअली उसका सेवन करते वक्त कर्तव्य एवं न कर्तव्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके जो नियम है उसको ही उपयोग संस्था कहते हैं।
तो और वह क्या अपेक्षा रखता है, सजीर्ण लक्षण अपेक्ष इति प्राधान्येन उक्ताः। तो मुख्य रूप से आहार उपयोगी जो नियम है वह जीर्ण लक्षणों की अपेक्षा करता है। उपयोगी नियम से यहाँ अजल्पन, अहसन, न अति विलंबितम इत्यादि नियमों को हमने यहाँ पे एकत्रित लेना चाहिए। अजीर्ण अवस्था में भोजन करने पर अत्यधिक त्रिदोष का प्रकोप होगा। तो जीर्ण पूर्वकृत या पूर्व में सेवन किया हुआ आहार जो है उसको उसका पचन, डाइजेशन ठीक से हुआ है, जीर्ण के जो लक्षण बताए हैं वो उत्पन्न होने के बाद ही आहार का सेवन करना है। अगर वह न होते हुए उत्पन्न लक्षण नहीं हुए हैं जीर्ण भोजन के और आप करते हो तो चक्रपाणी दत्त कहते हैं महास्त्रिदोष पोपलक्षणो दोषो भवति इति अयम एव उदाहरता। तो वह यहाँ पे आप जाने। तो these are the rules for diet eating that all depends on the digestible features. Okay. आठवां है उपयोक्ता। तो उपयोक्ता जो है पुनः यह तम आहारम उपयुक्ते उपयुक्ते यत आयतम ओकसाम्यम। तो यहाँ पे उपयोक्ता जो है उसको समझाया है, आहार के सेवन का करने वाला जो है वह उपयोक्ता है जिसके आश्रित ओक साथ में है, यानी उसको क्या साथ में है, सूट होता है या क्या असाथ में है। ओके, उस पद्धति से ओक साथ में यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है, उसका मतलब है अभ्यास साथ में, उसको जो हैबिचुअल है, तो हैबिचुअली सूटेबल ऐसा हम कहेंगे। इस प्रकार इति अष्टौ आहार विधि विशेषायतनानि व्याख्यातानि भवन्ति। तो इस प्रकार ये 8 घटक हो जाते हैं और इसको ही अष्टौ आहार विधि विशेषायतन कहते हैं। तो देखिए ओक साथ में जो है वहाँ उस व्यक्ति के अनुसार होता है, इसीलिए उपयोक्ता में ओक सात्म्य का विचार अवश्य होता है। कस्यचिद ही किंचित एव अभ्यासात पथ्यम अपथ्यम वा सात्म्यम भवति। क्योंकि ये जरूरी क्यों है, चक्रपाणी दत्त कहते हैं कुछ पथ्य कुछ अपथ्य अभ्यास के द्वारा ही अपने को अभ्यास सात्म्य बनाता है। इसीलिए पुरुष अपने प्रकृति आदि के अनुसार आहार द्रव्यों का अभ्यास करता है। इसलिए ओक सात्म्य जो है वह उस उपयोक्ता के आश्रित है। ठीक है, इसलिए इंडिविजुअली वी हैव टू कंसीडर, we cannot generalize it. Okay, so habituation that is developed by practice is okasatmi. Let's go for the next. तो ये जो 8 घटक है ये परस्पर उपकारक है, इसको हमने समझने की आवश्यकता है। 23वें श्लोक में वह बात बताई है। एव एषां विशेषाः शुभ अशुभ फलाः परस्पर उपकारका भवन्ति तान् बुभुत्सेत् बुद्ध्वा च हितेः अप्सु एव स्यात् न च मोहात् प्रमादात् वा प्रियम् अहितं सुख उदरकम उपसेव्यम आहार जातम अन्यत्वा किच्छ। तो इस श्लोक में हमें बताते हैं कि ये जो 8 घटक बता रहे हैं यहाँ पे शुभ अशुभ परस्पर उपकार का भवम, तो ये परस्पर उपकारक होते हैं और शुभ अशुभ फलदायी भी होते हैं। तो इसलिए तान बुभुत्से, इसलिए उनका सर्वदा आपने जानने का पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धवाच यानी उसको जानकर क्या करना है, हमारे लिए हितकर जो है उपयोक्ता के लिए उस व्यक्ति के लिए जो हितकारक है ऐसे ही हिते हैं अपसु एव स्यात्, उसका ही आपने कंजम्पशन करना है, ऐसी कामना आपने करनी चाहिए कि ये सदा मेरे लिए हितकर हो। आगे बताते हैं न च मोहात यानी मोहवश अथवा प्रमादवश। ठीक है, यानी मुझे वह प्रिय है पदार्थ इसलिए या कुछ बुद्धिभेद होने की वजह से, प्रमाद जो बताया है यहाँ पे शब्द, तो वह इसके लिए मोह और प्रमाद कारण होता है। यहाँ पे बताते अहितम, तो वह जो है वह भारी कष्ट
या यहाँ पे उदरक शब्द किया है। उदरक यानी क्या है, उससे उत्पन्न होने वाले व्याधि। किसी भी प्रकार के आहार अथवा दूसरे वस्तु का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए। अपने लिए जो हितकर है उसको ही जानकर, अच्छे से उसका परीक्षण करके, इन 8 घटकों का विचार करके आपने सेवन करना है आहार का। तो फूड और एनी अदर द्रव्य दैट इज लाइक बट अनहोलसम, दैट इज आपके लिए वो ठीक नहीं है, and likely to result in unpleasant consequences should not be used by ignorance, or carelessness. That is the pramada. Now this method of taking meals, ये जो टॉपिक है आहार विधि विधान, ये बहुत विस्तार से, ओके, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आगे के लेक्चर में इसका हम विचार करेंगे विस्तार से, क्योंकि आपका